वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग जो बीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे, बीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज जो हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पेज नंबर 10 तक हमने कर लिया था, ये पेज नंबर 11 है। ठीक है, पेज नंबर 11 है, ये देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है 800 ईस्वी 1200 ईस्वी तक का की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? धर्मपाल के द्वारा हुई थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है सर? ये वर्तमान में बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बिहार में एक कस्बा है, उसका नाम है अंतीचक। अंतीचक जो है वहीं पर है। किस जिले में है सर? भागलपुर में। किस जिले में है? भागलपुर में। तो वही भागलपुर जहाँ पे एक स्टेशन है, उसका नाम है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज, ठीक है। अब सुल्तानगंज का स्टेशन का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया है? सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है अजगैबीनाथ। अजगैबीनाथ धाम, ये कर दिया गया है सुल्तानगंज स्टेशन का नाम। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने। ठीक है, ये बिहार में है, बिहार के भागलपुर जिले में अंतीचक नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, तो किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। तंजौर आपको पता हो तमिलनाडु में है ये राजराजेश्वर मंदिर, क्योंकि राजराज चोल ने बनवाया था इसे। इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया, चोल वंशीय शासक, 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर, ये भगवान शंकर का मंदिर है। शैव धर्म के अनुयायी थे चोल। ठीक है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने जो इनकी राजधानी शुरुआत में क्या थी? खजुराहो थी। बाद में इनकी राजधानी क्या बन जाती है? बुंदेलखंड। ठीक है ना, बुंदेलखंड का जो कालिंजर वाला क्षेत्र है वो उनकी राजधानी बन जाती है कालिंजर। बाद में इनकी राजधानी क्या बन जाती है? कालिंजर जो है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। और ये जेजाक भुक्ति वाला जो क्षेत्र है, जेजाक भुक्ति, बुंदेलखंड को पहले क्या कहते थे? जेजाक भुक्ति कहते थे। जेजाक भुक्ति वाले क्षेत्र में ये थे चंदेल। इसकी स्थापना की थी नन्नूक ने। किसने की थी? नन्नूक ने। खजुराहो आपको मैं बता दूं, ये छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर। इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शंकर जी का, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है ना, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और धंगदेव, धंगदेव अधिकांशतः इनका नाम आता है सब मंदिरों के निर्माण में। चंदेलों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक चीज और आपको जानना है कि अंतिम जो शक्तिशाली चंदेल वंशी शासक था उसका नाम था परमार्दी देव। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि वह शासक जिसने मोहम्मद गजनी का सामना किया था, तो उसका नाम था विद्याधर। विद्याधर जो है, विद्याधर उसका नाम था। ये भी चंदेल वंश का ही था। विद्याधर ने इसका सामना किया था जो है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा खजुराहो के बारे में पूरा कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार जो है वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ये थे वत्सराज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश आपको मैं बता दूं, गुर्जर जो है ये अपने आप को, पहली बात तो आपको याद होगा कन्नौज। कन्नौज जो क्षेत्र है जिसे आज मित्र नगरी कहा जाता है, तो हर्षवर्धन के मतलब खत्म होने के बाद, उनके जाने के बाद, जो उनका शासन खत्म होने के बाद यहाँ पे खाली जगह, एक गैप क्रिएट हो गया। तो कन्नौज पर मतलब कि कन्नौज को अधिग्रहित करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हो गया। पाल जो कि बंगाल की तरफ के थे, फिर प्रतिहार जो पश्चिमी तरफ थे आपके प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार इनको कहा जाता है। और प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते हैं। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। ठीक है, तो लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे। और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रसिद्ध शासक कौन था? वत्सराज। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों में जो क्या था? संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। इत्र नगरी भी कहते हैं इसे, इत्र नगरी।
संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे? पालवंशी रामपाल से। संध्याकर नंदी के ग्रंथ, उसका नाम है रामचरित। रामचरित मानस नहीं, सिर्फ और सिर्फ रामचरित। रामचरित की रचना किसने की है? संध्याकर नंदी ने। इसमें इन्होंने किसके बारे में बताया है? पालवंशी राजा थे रामपाल, इन्हीं के बारे में बताया है। उदंतपुर के पाल वंश जो बंगाल की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। और गोपाल ने की थी, गोपाल ने ही उदंतपुरी, उदंतपुरी नामक एक स्थान है उदंतपुरी, ठीक है, एक स्थान है, इसको बनवाया था उदंतपुरी। ये बिहार शरीफ में पड़ता है उदंतपुरी। वर्तमान में जो बिहार शरीफ है, आपको पता होना चाहिए, बिहार शरीफ वर्तमान में नालंदा जिले का मुख्यालय है। नालंदा जिले का जिला मुख्यालय वो क्या है? बिहार शरीफ। इसी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है जहां पर उदंतपुरी स्थित था। उदंतपुरी की स्थापना कौन करता है? गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक था और पाल वंश का प्रथम राजा, ठीक है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था, ये कहाँ था? बिहार राज्य में। इसको मैं बता चुका हूँ कि पाल वंशी शासक जिसने पाल वंश की स्थापना की, गोपाल ने, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, उदंतपुर शिक्षा केंद्र का। ये वर्तमान में कहाँ है? बिहार शरीफ के आसपास स्थित है। और बिहार शरीफ क्या है? नालंदा जिले का मुख्यालय है। आगे देख लेते हैं हम लोग, उदंतपुर हो चुका। फिर आगे आता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल, ये पहला ही स्टेटमेंट था शायद। तो विक्रमशिला पहली बात है कहाँ? बिहार राज्य में सर। अच्छा, एक ऐसे ही मिलता जुलता नाम था तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ? ही पाकिस्तान में। इसलिए इसको आप लोग गलत मत कर दीजिएगा। एक बार मोदी जी अपनी किसी भाषण में जो है गलती से, बिहार चुनाव तक होने वाला था तो उन्होंने तक्षशिला को बिहार में बता दिया था, तो आप लोग गलती मत करिएगा। विक्रमशिला जो है ये वर्तमान में बिहार में है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। और बिहार में कहाँ है सर? बिहार में एक जगह है, एक जिला है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। तो भागलपुर में ही है ये विक्रमशिला। भागलपुर में कहाँ सर? एक अंतिचक नामक कस्बा है, वहां पर है ये। और सर भागलपुर से कोई और करंट अफेयर्स? जी हाँ, एक सुल्तानगंज स्टेशन है वहां पर, रेलवे स्टेशन काफी फेमस है क्योंकि वहां पर एक मंदिर है अजगैबी नाथ, अजगैबी नाथ धाम, इस नाम से स्टेशन का नाम हो गया सुल्तानगंज। नाम चेंज करके, हटा करके क्या कर दिया गया है? अजगैबी नाथ धाम। तो सुल्तानगंज स्टेशन का नाम क्या हो गया है? अजगैबी नाथ धाम हो गया है। ये कहाँ पर है सर? भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर। और यहीं पर विक्रमशिला शिक्षा केंद्र भी है। इसकी स्थापना किसने की थी? पालवंशी शासक धर्मपाल ने की थी सर। अच्छा, आगे देख लेते हैं। चोल वंश का संस्थापक था, तो चोल वंश का संस्थापक था सर विजयालय। वही सर, चोल वंश के एक राजा थे राजराज प्रथम, अभी उनकी चर्चा हमने ऊपर की थी। इन्होंने ही एक तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तंजौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है उसे, और या तो उसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। चोल वंश के लोग थे, शासक थे। ये जो है शैव शैव थे, शैव मतलब शिव के उपासक थे। शंकर जी का मंदिर था ये राजराजेश्वर मंदिर या तंजौर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, ये सब इसी के शासक थे, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिरों में जो आकर्षक द्वार उन्हें क्या कहते हैं सर? तो गोपुरम। गोपुरम क्या होता है सर? दक्षिण भारत के मंदिर में जो आकर्षक द्वार है, दैट इज कॉल्ड एज गोपुरम। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली से क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली। क्या बोलते हैं सर? द्रविड़ शैली। जो उत्तर भारत का जो वो है नागर शैली, ठीक है, मंदिर निर्माण शैली नागर शैली। और जो दोनों का जो मिक्सचर है, नागर प्लस द्रविड़, उत्तर प्लस ये दोनों का मिक्सचर अगर कहीं होता है तो वो क्या कर उसको बोलते हैं? बेसर शैली। क्या बोलते हैं सर? बेसर शैली। इस चीज को याद रखना है। अगर इसे बीच में एक मेन मुख्य देवता है, उसके चारों तरफ और सब देवता की मूर्ति लगी हुई है, उस प्रकार से अगर मंदिर बना तो बोलते हैं पंचायतन शैली, पंचायतन शैली, ठीक है। तो इस चीज को अपने खोपड़ी में आपको रखना है। पंचायतन शैली क्या होती है? हमारी सब मंदिर निर्माण शैली, ठीक है। आगे देख लेते हैं। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। फिर दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम, पढ़ चुके हैं सर। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश
कि 5 शिलालेख मिले हैं। कहाँ मिले सर? कर्नाटक राज्य से मिले। वही कर्नाटक जहाँ पर 31 जिले हैं सर, वही कर्नाटक जहाँ पर जिसकी राजधानी क्या है? बंगलुरु बंगलुरु है, ठीक है ना, ये राजधानी। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो 12वीं सदी में जो राष्ट्रकूट वंश थे सर, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बता दिए सर। इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने की थी सर? दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। और जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए, उसमें एक राष्ट्रकूट भी था। मैंने आपसे कहा था कि पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। राष्ट्रकूट जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से और दक्षिण भारत गए थे। उनकी राजधानी थी मान्यखेट। उनकी राजधानी क्या थी सर? मान्यखेट। इसको मालशेज भी आप कह सकते हो कि मान्यखेट सबसे करेक्ट वो है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है। इसके एक शासक थे राष्ट्रकूट वंश के, उनका नाम था कृष्णा प्रथम। कृष्णा प्रथम इन्होंने ही जो है जो आपका अजंता एलोरा में जो निर्माण है करवाया था, जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। कृष्णा प्रथम को जाता है क्रेडिट इसके निर्माण के लिए। अजंता एलोरा की बात हुई तो कृष्णा प्रथम, ठीक है। ये इस चीज से क्लियर हो गया आपको। तो स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और मान्यखेट राजधानी, कर्नाटक राज्य में 5 शिलालेख मिले हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिण भारत के जो साहूकार थे उन्हें क्या बोलते थे सर? उन्हें बोलते थे चट्टी। आपने शेट्टी पढ़ा होगा तो शेट्टी का एक किसी का एक बेड़ा हुआ रूप है शेट्टी थे, चट्टी का। तो दक्षिण भारत के एक्चुअली में शेट्टी थे कौन? ये दक्षिण भारत के साहूकार थे। उनके लिए वन वर्ड क्या यूज किया गया? चट्टी। परमार वंश को स्थापित किया था उपेंद्र ने। किसने स्थापित किया था? उपेंद्र ने। तो परमार वंश को स्थापित करने वाले शासक कौन थे? उपेंद्र, ठीक है ना। ये मालवा वाले क्षेत्र में था। और मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है किसे? राजेंद्र चोल को। तो मालाया, इन्होंने चोल समझ ली प्रकार से पूरे हिंद महासागर को एकदम चोल झील बना दिया था। और गंगई कोंड चोलपुरम नामक मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। और उन्हें गंगई कोंड चोल की उपाधि भी दी जाती है, मतलब कि गंगा को दक्षिण भारत में लेकर के आए थे राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल। और प्रथम इनको पाया था राजेंद्र चोल प्रथम। ये चोल वंशी राजा थे। वही राज जो आपके राजा अपने प्रथम देखा था, तो ये चोल राजेंद्र चोल भी उसी वंश के हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे सर? चोल वंश के संस्थापक थे कौन? विजयालय, अभी आप पढ़ करके आए हो। राजधानी क्या थी सर? चोल वंश की जो राजधानी थी, जिसमें आपको बस इतना याद रखना है कि चोल वंश है, ये तंजौर का जो मंदिर है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो चोल वंशी शासक बता चुका हूं इसके बारे में आपको ऑलरेडी। और इनकी राजधानी तंजौर थी, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है। राजेंद्र चोल, इनके बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं सिंधु पर सफल आक्रमण। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाले प्रथम अरब थे। देखिए सिंधु पर जो आक्रमण करने वाले जो प्रथम अरब थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे पहले किसने सिंधु पर प्रथम आक्रमण करने वाले जो है प्रथम अरब कौन थे, तो वैसे भी प्रथम अरब जो भारत पर आक्रमण कर रहे थे उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसका भी आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। 712 ईस्वी के आसपास इन्होंने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले प्रथम अरब कौन थे? अरब की बात करें तो कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और सिंधु पर भी यही आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी के आसपास। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है सर? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। और पृथ्वीराज रासो से भी एक और आपको बताता हूँ, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी इसकी रचना की थी जो है जैनक नामक, इतिहास जैनक नामक लेखक ने, जैनक। तो जैनक ने जो है इसके क्या लिखा था? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो तो सब लोग पढ़ रहे होंगे, चंद्रबरदाई ने लिखा था इसको, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज विजय जो है ये आपका संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में, इस चीज को भी ध्यान देना है। और पृथ्वीराज रासो जो है इसको लिखा था जो पृथ्वीराज चौहान के जो कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे, ठीक है, उन्होंने लिखा था। चंद्रबरदाई ने लिखा था इसको, ठीक है, चंद्रबरदाई ने लिखा था। और एक महाकाव्य है, ठीक है, जीवन और चरित्र का वर्णन किया है पृथ्वीराज चौहान जी के। एक्चुअली में चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे, बचपन के मित्र भी थे। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है।
हिंदी में लिखा हुआ था ये। तो अगर ये पूछे कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी में लिखा गया था ये। ठीक है, हिंदी में भी किसमें, ब्रज भाषा में, किसमें, ब्रज भाषा में भी लिखा गया था। ठीक, हालांकि इसे ये पूरा भी नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कि कुछ चीजें कहीं कहीं लिखा हुआ पूरा भी कर लिए थे, कहीं कहीं नहीं। तो आपको इतना याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी में लिखी गई थी, हिंदी में भी ब्रज भाषा में। किसने लिखा, चंद्र बरदाई ने, जो कि दरबारी कवि थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। और पृथ्वीराज विजय जो है ये लिखा है किसने, जैनक ने, संस्कृत में लिखा है। ठीक, आगे देख लेते हैं। स्वर्ण भूमि, स्वर्ण भूमि का वो राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की। तो नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना, स्वर्ण भूमि यानी श्रीलंका की बात हो रही है। नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। नालंदा कहाँ है सर, बिहार में है। बिहार का वर्तमान में एक जिला है जिसकी राजधानी क्या, जिसका मुख्यालय कहाँ है, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ। नीतीश कुमार जी भी नालंदा से ही आते हैं। ठीक है, तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। तो देवपाल जो कि पाल वंशी शासक थे, 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। किसने, कौन था वो शासक, बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का श्रीलंका का राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी। उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। कौन था वो राजा, बालपुत्र देव। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है, राज तरंगिणी। कल इसको बता चुका हूँ, इसमें 8 तरंग थी। कितने तरंग सर, 8 तरंग जो है। ठीक है, 8 तरंग इसमें थी जो है। और कल्हड़, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरा बताया गया है। 1148 के आसपास ये किताब लिखी गई है। 1148 के आसपास ये किताब लिखी गई है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और राज तरंगिणी किस भाषा में थी सर, संस्कृत भाषा में थी राज तरंगिणी। इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना है, राज तरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में थी। एहोल, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो एहोल में जो है दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ चालुक्य काल में। चालुक्य, चालुक्य काल का एक चालुक्य वंशी राजा था पुलाकेशिन द्वितीय, पुलाकेशिन सेकंड। पुलाकेशिन द्वितीय, इसी ने क्या हुआ था, इसी ने हर्षवर्धन के विजय रथ को नर्मदा नदी पर रोक दिया था। मतलब नर्मदा पर हर्षवर्धन पुलाकेशिन द्वितीय से क्या हुआ था, हार गया था। ठीक है, और रवि कीर्ति ने लिखा है, रवि कीर्ति आप जानते होंगे। ठीक है ना, इन्होंने लिखा है। तो एहोल अभिलेख जो है किसका वर्णन करता है, रवि कीर्ति के बारे में इस विजय का वर्णन करता है। एहोल अभिलेख हर्षवर्धन की विजय रथ को दक्षिण में ही रोक दिया था किसने, पुलाकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंशी शासक था, पुलाकेशिन सेकंड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ईस्वी की बात है। ठीक है, 619 ईस्वी की बात है, एडी की बात है ईस्वी। इसी में जो है ये हर्षवर्धन और पुलाकेशिन सेकंड, इनसे क्या हुआ था, इनसे दोनों में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हर्षवर्धन को करारी हार का सामना करना पड़ा था चालुक्य वंशीय शासक पुलाकेशिन द्वितीय द्वारा। ठीक है, और इस हिसाब से, और कहाँ युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर। कहने का मतलब ये कि उत्तर भारत में ही को रोक दिया था, दक्षिण नहीं आने दिया किसने, पुलाकेशिन सेकंड ने। 619 और एहोल अभिलेख इसी का वर्णन करता है। रवि कीर्ति जो है ये इसके लेखक है। ठीक है ना, एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख रवि कीर्ति का था, इस चीज को याद रखो। संस्कृत में लिखी गई कविता थी एहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई कविता थी जिसमें चालुक्य वंशीय शासक पुलाकेशिन सेकंड, इनकी क्या की गई थी, काफी इनकी प्रशंसा की गई थी, क्योंकि रवि कीर्ति जो थे या ये पुलाकेशिन सेकंड के क्या थे, जिनके दरबारी कवि थे। ठीक है, तो एहोल कहाँ पर है सर, एहोल जो है कर्नाटक में। एहोल कहाँ पर है, एहोल जो आपका कर्नाटक में है, इस चीज को भी याद रखना है। और पुलाकेशिन सेकंड जो थे ये 610 से लेकर के 642 तक ये क्या थे, शासक थे। ठीक है, शुरुआत में तो इसको कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा गया था, इसको याद रखना है आपको। एहोल इंस्क्रिप्शन की बात ये हो चुकी है। और आगे देख लेते हैं, चालुक्य वंश के बारे में आपको बताएंगे बाद में। अब अगला पॉइंट है आपका, तो यहाँ पे मूल प्रश्न यही था कि एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दुर्गा मंदिर का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था, चालुक्य काल में हुआ था। ठीक है ना, पुलाकेशिन सेकंड ने करवाया था, इस चीज को याद रखना है। ठीक, और चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
सबसे पहले आपको चालुक्य वंश के बारे में आपको मैं बता दूं। चालुक्य वंश, देखिए जो दक्षिण भारत का जो चालुक्य वंश था, ये इसके 3 अलग-अलग शाखाएं थी। सबसे पहले तो जो बादामी के चालुक्य थे, चालुक्य और बादामी, बादामी या वातापी, इसे बादामी भी कहते हैं या वातापी भी कहते हैं। तो जो बादामी के चालुक्य थे वो यही आपके पुलकेशिन जो आपने भी पढ़ करके आए, वो बादामी के चालुक्य थे, ठीक है। और उसके बाद अब मेन तो बादामी के चालुक्य हो गए, उसके बाद से बादामी से पूर्व तरफ जो है, पूर्व की तरफ क्या थे, वेंगी के चालुक्य। ये एक अलग चालुक्य वंश था। इसकी स्थापना किसने की थी, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो था पुलकेशिन सेकंड का भाई था, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो ये पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, इसी ने वेंगी के चालुक्य, वेंगी में जो चालुक्य वंश था उसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये हो गया। तो बादामी के चालुक्य क्लियर हो गया, पुलकेशिन सेकंड वहां का था, विष्णुवर्धन यहाँ का था, वेंगी वाले का। और जो पश्चिम क्षेत्र में जो चालुक्य थे, पश्चिमी चालुक्य के जो क्षेत्र उसको बोलते हैं कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। इस तरीके से चालुक्य वंश 3 हो गए, मतलब चालुक्य वंश 3 जगह था, जो है क्लियर हो गया। और चालुक्य वंश किस लिए फेमस है, बेसर शैली के लिए, बेसर मंदिर कला निर्माण के लिए फेमस है। मैं आपको बता चुका हूँ बेसर मंदिर कला निर्माण क्या था। इसमें दक्षिण भारत का जो नागर शैली प्लस उत्तर भारत का द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण में दोनों ही शैलियों का मिक्सचर, दोनों का मिश्रण होता था, ठीक है ना। तो वो बेसर शैली कहलाती थी। तो चालुक्य वंश के बारे में मैंने आपको बता दिया। चालुक्य वंश जो है ये आपका 3 जगह, पहले तो बादामी, इसी को वातापी भी कहते थे, चालुक्य, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, ठीक। तो वेंगी वाला जो है पूर्वी तरफ था, यहाँ पर कल्याणी वाला पश्चिमी तरफ था, इसको पश्चिमी चालुक्य भी कहते थे। और एक जो मेन चालुक्य था वो क्या था, बादामी के चालुक्य। तीनों ही कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही थे। और ऐहोल अभिलेख भी मैंने आपसे कहा, ऐहोल जो है ये कहाँ पर है, यहाँ पर कर्नाटक में है। वर्तमान में कहाँ पर है ऐहोल, ऐहोल जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नदी घाटी, मालप्रभा नदी घाटी, मालप्रभा नदी घाटी जो है यहीं पर है, मालप्रभा नदी घाटी, आपको याद रखना, मालप्रभा नदी घाटी के किनारे। तो ऐहोल वर्तमान में जिला है बागलकोट, कर्नाटक का एक जिला है बागलकोट, इसी जिले में है ऐहोल, ठीक है। तो ऐहोल अभिलेख ये किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति किस किस राजा का दरबारी कवि था, तो पुलकेशिन द्वितीय का। 610 से 642 का शासनकाल था। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय रथ को नर्मदा के किनारे रोक दिया था। कब रोका था, 619 एडी में, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है, थोड़ा सा डिटेलिंग हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक। हवाबाजी पढ़ा करके छोड़ देंगे तो अलग बात है, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और खासकर ये चीजें जो मैंने बताई वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है, आजकल परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था, किस भाषा में लिखा गया है, ऐहोल कहाँ पर है, ये भी पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्मेट, ठीक। चलिए अब इसमें जो आपका प्राचीन इतिहास चल रहा था, इसका अंतिम पार्ट है ये विविध, विविध सेक्शन इसमें देख लेते हैं। देखिए प्रथम तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये पृथ्वीराज चौहान ने, इस ये कब हुआ था, 1191 में। इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी को जो है इस युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन उसको मारा नहीं गया, तो वहां से भाग गया था, छोड़ दिया गया था उसको। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अच्छा सर, ये तराइन कहाँ पर है, तराइन वाला जो क्षेत्र है आपको मैं बता दूं, तराइन जो है ये ये हरियाणा, खास जो हरियाणा वाला राज्य है वहां पर ये प्लेस है तराइन। इस चीज को भी आपको याद रखना है, इसको तराउरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, तराउरी, ताराउरी भी कहते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। तो जो मॉडर्न आज के समय जो ताराउरी नामक स्थान है हरियाणा में, ठीक है, ये वहीं पर है ताराउरी। कौन सा जिला है सर, करनाल, करनाल जिला है, यहीं पर क्या है, ताराउरी या तराइन। तो तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था, ये आपका वर्तमान ताराउरी जो जगह है करनाल जिले में, वहां पर हुआ था प्रथम तराइन युद्ध 1191 में। मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। सेकेंड वाला कब हुआ था सर, 1192 को, ठीक 1 साल बाद। इस युद्ध में उल्टा हो गया, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान जो है ये मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित हो गया, ठीक है। और इस युद्ध में जो
आगे आने वाली जो समय था उसको सब कुछ बदल दिया। अब एक प्रकार से मुसलमानों के हाथ में देश का शासन चला गया, देश की बागडोर चली गई। कहीं-कहीं किताबों में लिखा गया कि अंतिम हिंदू शासक दिल्ली का किसे माना गया है? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, लेकिन किसी-किसी किताब में हेमचंद्र विक्रमादित्य उसको भी माना गया है। हेमचंद्र यानी हेमू को भी। इसलिए डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना होगा। अगर अंतिम दिल्ली का हिंदू शासक बोले तो आप पृथ्वीराज चौहान भी कर सकते हो। कुछ समय के लिए हेमू भी गद्दी पर, हालांकि बैठा नहीं था, वो तो सेनापति था, ठीक है ना, उसने हरा दिया था। तो हेमू भी, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से आपको खेलना है, अंतिम हिंदू शासक दिल्ली का। ठीक, अंतिम सूर्य भी कहा गया, हिंदू सूर्य कहा गया हेमचंद्र को। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य को अंतिम हिंदू या सनातन सूर्य भी कहा गया है हेमू को। इस चीज को भी याद रखना है। ये तो क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अंतिम हिंदू शासक पूछे तो आप पृथ्वीराज चौहान ज्यादा टिक करिएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में हेमू भी है तो वहां पर आप देखते हैं कि आयोग के विवेक के ऊपर उसका आंसर आता है। ठीक, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र राज्य में एक जिला है, पहले उसका नाम क्या क्या था? औरंगाबाद। अब क्या नाम उसका हो गया? संभाजी नगर। तो अच्छी बात यह है कि औरंगाबाद दो जगह थी, एक तो बिहार में भी औरंगाबाद जिला है, ठीक है, बिहार में भी औरंगाबाद जिला है। तो कंफ्यूजन दोनों में हो रहा था, लेकिन हालांकि अब औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में था उसका नाम चेंज हो गया। क्या नाम हो गया है? संभाजी नगर। तो वहीं पर है आपका ये अजंता की गुफाएं। बद्रीनाथ धाम ये किस राज्य में? उत्तराखंड में सर। बद्रीनाथ धाम जो है किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। तो आपको मैं बद्रीनाथ के बारे में बता दूं, बद्रीनाथ टेम्पल जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और केदारनाथ भी वहीं पर है। ठीक है, केदारनाथ भी आपका वहीं पर है। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर है आपका बद्रीनाथ धाम में, विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित है। और चमोली जिले में है बद्रीनाथ धाम। किस जिले में सर? चमोली जिले में है। वही चमोली की घाटी क्या बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमेली में। फूलों की, चमोली में है सर फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स चमोली में। चमोली में ही आपको पता हुआ एक जगह, उसका नाम है जोशी मठ। जोशी मठ, ठीक है। तो जो जोशी मठ नामक स्थान है, पिछली बार यहीं पर जमीन धस गई थी, आपको पता होगा, जो चमोली में ही है जोशी मठ। तो एक तो बद्रीनाथ हो गया सर। केदारनाथ के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, बद्रीनाथ कौन है? विष्णु भगवान है। और बद्री देवी कौन है? लक्ष्मी जी, ठीक है। और नीलकंठ एक चोटी है वहां पर, नारायण पर्वत भी कहते हैं उसके पीछे, नारायण माउंटेन रेंज भी कहाँ पर है? वहीं पर है। ठीक है, बद्रीनाथ चार धाम में एक आता है। चार धाम में आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो चार धाम है उसकी मैं बात कर लेना हूँ। एक तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, YGKB। ये चार धाम आपके हैं कहाँ के? उत्तराखंड के जो चार धाम है उनको आपको याद रखना है। यमुनोत्री, यहाँ से यमुना निकलती है। गंगोत्री, यहाँ से आपका नदी निकलती है, ठीक है ना, भागीरथी। और यह क्या है? बद्रीनाथ। और यह केदारनाथ है। यहाँ पे कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी, ठीक है। मंदाकिनी नदी यहाँ से, बद्रीनाथ से कौन सी है? अलकनंदा नदी, ठीक है। तो अलकनंदा नदी निकलती है, केदारनाथ के पास से मंदाकिनी नदी निकलती है। आपको पता है ये जो गंगोत्री है यहाँ से क्या निकलती है? गोमुख नामक स्थान से बद्रीनाथ, ये भागीरथी नदी निकलती है। और उसके बाद यमुनोत्री के पास से क्या निकलती है? यमुना निकलती है ना, बंदरपुंज ग्लेशियर से। ये चार धाम है उत्तराखंड के। यहाँ क्या पूछा है? बद्रीनाथ धाम किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में सर बद्रीनाथ धाम? ये चमोली जिले में। किस जिले में है? चमोली जिले में। चमोली में ही क्या है? जोशी मठ नामक स्थान है, जोशी मठ। ठीक, इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। केदारनाथ, ठीक है, शंकर जी का है। यहाँ पे एक त्रासदी भी हो गई थी, आपको पता होगा। ये रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में है, क्योंकि शंकर जी थोड़ा सा रौद्र है, गुस्से वाले, तो आप कह सकते हैं रुद्रप्रयाग जिले में है, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। और जो आपका ये बद्रीनाथ है, ये कहाँ पर है? ये चमोली जिले में। यमुनोत्री जो है ये सर कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, तो उत्तरकाशी जिले में है। यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी जिले में है।
इस जिले में, क्योंकि जिला भी पूछा गया है इसलिए मैं लिखा बता दे रहा हूँ आपको। यमुनोत्री आपका उत्तरकाशी जिले में, गंगोत्री जो है ये भी आपका उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है, गंगोत्री भी आपका उत्तरकाशी जिले में है। इस तरीके से ये चीजें क्लियर हो गई। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, इस तरीके से पूरा क्रम है। नदियां भी जो मैंने आपसे बता दी यहाँ पर। आगे देख लेते हैं सर। बोरोबुदुर, बोरोबुदुर जो है विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। स्तूप की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि सांची स्तूप है। सांची स्तूप कहाँ है सर? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सर बनारस के सारनाथ में भी स्तूप है, हाँ, चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप है सर यहाँ पर, चौखंडी। और धमेक स्तूप ये कहाँ पर? आपके सारनाथ में। तो बोरोबुदुर जो विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है। इसका भारत और जावा का नाम, जावा यानी इंडोनेशिया से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो बोरोबुदुर कहाँ पर है? वर्तमान में इंडोनेशिया में है स्तूप, इस चीज को आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वर्तमान में है, लेकिन उसको शिफ्ट करने की प्लानिंग कहाँ हो रही? नुसंतारा में। कहाँ पर? नुसंतारा में, क्योंकि जकार्ता हो सकता है कि आने वाले समय में समुद्र में समा जाए, महासागर में समा जाए, ठीक है। सबसे यहाँ देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है कौन सा? इंडोनेशिया। उसके बाद फिर इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान है। मुस्लिम आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा देश इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान और फिर भारत, ठीक है। फिर भारत, तीसरा स्थान किसका है? भारत का, इंडिया का है, ठीक। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो राग विबोध ग्रंथ जो लिखा गया है, किसने लिखा है? सोमनाथ ने लिखा है। राग विबोध जो ग्रंथ है, राग विबोध जो ग्रंथ है, इसको लिखा किसने? सोमनाथ ने लिखा है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जहांगीर के समय में पंडित सोमनाथ ने, ठीक है ना, इस चीज को लिखा था, राग विबोध। जहांगीर आपको पता ही है 1605 से 1627 का समय है। तो 1610 में ये राग विबोध किताब लिखी गई है, इसके द्वारा पंडित सोमनाथ के द्वारा, जो कि तेलुगु ब्राह्मण थे, ठीक है ना, और राजमुंदरी के रहने वाले थे। इन्होंने राग विबोध लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। राग आपको पता है ये संगीत से संबंधित है, तो ये किताब भी संगीत से ही संबंधित है, ठीक है, खासकर हिंदुस्तानी जो शैली है उससे, ठीक। अच्छा सर, राग विबोध इन्होंने लिखा, तो रागमाला किसने लिखा है? रागमाला लिखा है पुंडरीक विठल ने, पुंडरीक विठल ने, पुंडरीक विठल ने लिखा है रागमाला, ठीक है। रागमाला किसने लिखा है? पुंडरीक विठल ने, रागमाला। राग विबोध आपका सोमनाथ का है, पुंडरीक विठल लिखा है रागमाला। रस कौमुदी आपके श्रीकंठ की रचना है, राग विबोध सोमनाथ की रचना है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये किसकी रचना है? वेंकट रमन की। चतुर्दंडी प्रकाशिका ये किसकी रचना है? वेंकट रमन की, चतुर्दंडी प्रकाशिका। आगे देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है वरुरुचि ने। प्राकृत प्रकाश, प्राकृत प्रकाश जो है इस ग्रंथ को किसने लिखा है? वरुरुचि ने लिखा है प्राकृत प्रकाश। आप बार बार इसको रिपीट करिए, इस ग्रंथ को किसने लिखा है? वरुरुचि ने लिखा है, आपको याद रखना है, ठीक। प्राकृत प्रकाश वरुरुचि ने लिखा है, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, तो कई कई ऑथर ने लिखा हुआ है, मेनली किसका नाम आता है आपका? वरुरुचि का, ठीक। एक बात और आपको बताने की, जो वरुरुचि है इनको संस्कृत के अनेकानेक साहित्य व्याकरण से संबंधित भी माना गया है। इनको कात्यायन के साथ जोड़कर देखा जाता है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के वर्तिकाकार थे। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो अगर कहीं कोई ऐसा जिक्र आ जाए संस्कृत से ग्रामर से रिलेटेड भी, तो इनका नाम यहाँ पर भी आ सकता है, वरुरुचि का, ठीक है। संस्कृत ग्रामर जो आपका अष्टाध्यायी है, उस पर टीका टिप्पणी करने में इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, किसका? वरुरुचि का। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल, जो चोल शासन था, वो जो स्थानीय स्वशासन है, खासकर ग्राम शासन वगैरह, उसके लिए काफी प्रसिद्ध था। उसमें एक व्यवस्था थी पूर्व, पूर्व जो है बहुत फेमस था यहाँ पर। पूर्व क्या होता था सर? जो है पूर्व जो है चोल प्रशासन में उर्व किसे कहते थे? एक सामान्य आम लोगों की असेंबली हुआ करती थी, ये चोल साम्राज्य में, उसे उर्व कहते थे। क्या कहते थे? उर्व। उर्व क्या कहते थे? उर्व जो है चोल साम्राज्य में एक गांव की आम सभा थी, उसे उर्व कहा जाता था। इस चीज को भी आपको याद रखना, सभा। आगे देख लेते हैं।
चोल प्रशासन जो है अपने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत फेमस था। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। इसको मैं आपको बता चुका हूँ। तंजौर राजधानी थी। राजराजा चोल ने तंजौर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना की थी या राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। शैव धर्म के उपासक थे लोग, ठीक है। और राजेंद्र चोल प्रथम बीसी के शासक थे। अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन है? कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास, ठीक है ना। कालिदास जो है आपको बता दें दरबार में रहते थे जो है, ठीक है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र में सब इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने संस्कृत में रचना की हुई है, नाटककार भी थे, ठीक है। और इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक। गुप्त काल के समय थे, संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। तो ये थे कालिदास। प्रति नूतन काल समाप्ति की जो तिथि वो क्या है? 10,000 वर्ष पूर्व ही आपका प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है। आगे देख लेते हैं द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण में जो है लोहा धातु का जो क्या था प्रमुख योगदान था। इसके पहले आपको पता ही है तांबा प्लस ताम्र काल वाला हो ही गया है, फिर उसके बाद कांस्य वाली बात आई थी बीच में, फिर लोहा। तो द्वितीय नगरीकरण में जो है, द्वितीय नगरीकरण कहाँ हुआ था? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। पहले तो शुरुआत में नर्मदा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको गंगा नदी किनारे सिंधु नदी भी आपका पता ही आपको। तो द्वितीय नगरीकरण की बात पूछे तो लोहा जो धातु का प्रमुख योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के कैसे हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। उसे प्राचीनतम सिक्के क्या कहते हैं? आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाहिने से बाएं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। खरोष्टी लिपि उसे कहते थे, दाहिने से बाईं लिखी जाने वाली लिपि। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य ओम शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे, इस चीज को याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के कहा? राजगीर में। राजगीर कहाँ है सर? नालंदा में। शांति स्तूप कहाँ पर? राजगीर, नालंदा जिले में। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ये कहाँ पर है? नालंदा में। ये भी कहाँ पर है? नालंदा में। इस चीज को भी आपको याद रखना है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? एलोरा में। एलोरा आपको पता ही है, अजंता एलोरा। तो एलोरा में विद्यमान है। 17 यहाँ पे हिंदुओं की 17, बौद्ध की 12, 5 शैल चित्र आपको मिल जाएंगे। शैलकृत गुफाएं कहाँ पर है? एलोरा में। सबसे अधिक किसकी है? हिंदुओं की है 17, 12 किसकी है? बौद्ध की है, और 5 किसकी है? जैन जैन समुदाय की है। शैलकृत गुफाएं कहाँ पर है? एलोरा में। एलोरा महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले में। संभाजीनगर वही जो कि पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद। शैल चित्रों के में अलंकृत बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं कहाँ पर है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। वैसे बाघ गुफाएं कहाँ पर है? आपके धार में है। धार जो मध्य प्रदेश में, वहां पर पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये पिपरावा में है। पिपरावा गोरखपुर में, ठीक है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप, तो ये कहाँ पर है आपका? पिपरावा में है, ठीक है। सिद्धार्थनगर जिले में, सॉरी, ये भी वर्तमान में कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर जिले में, ठीक है ना। पिपरावा में जो बनाया गया बौद्ध स्तूप। शाक्य वंशियों द्वारा, आपको पता है गौतम बुद्ध भी किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे, इसे उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी कब? 515 ईस्वी से लेकर के 520 ईस्वी के मध्य। सुंगयुन ने कब यात्रा की थी? 515 से 520। सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान आया था, ठीक है। और आप उसके बाद फिर सुंगयुन आपका हो गया, ठीक है। सुंगयुन 515 से 520। और 629 के आसपास कौन आया था? योनसेंग। योनसेंग भी आया था आपका 629 के आसपास। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन है? तो भास। भास जो किसके लेखक है? स्वप्न वासुदत्ता के। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ये वही दर है जो कि गुप्तकालीन समय में भी चल रही थी, गुप्त टाइम में। 800 से 600 ईसा पूर्व का क्या करते हैं? ब्राह्मण युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है, ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? 8 अध्याय मालूम पड़ रहा है। संस्कृत ग्रामर है, किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा है। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी नहीं कहते हैं, संस्कृत ग्रामर का जनक पाणिनि।
ये व्याकरण से संबंधित है। और इसी पर टीका किसने लिखा था, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। और अजंता की चित्रकला से किन चित्रों का वर्णन मिलता है, तो जातक। जातक क्या होती है, वो कथाएं जो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी से संबंधित है। ठीक है, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हो गए। अजंता की चित्रकला, जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। और फिर आगे देख लेते हैं बहुत तेजी से। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है, आर्यभट्ट। अप्रतिरथ ये किसका एक और नाम है, तो ये विष्णु जी का एक और नाम है अप्रतिरथ। ठीक है, हिंदू देवता का एक और नाम है विष्णु जी का। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश किसने लिखा है, मौलिक कवि ने। हूण राजा तोरमाण, तोरमाण जो है ये किसके द्वारा पराजित किए गए थे, तो एक अलिकार राजा थे प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किए गए थे। कौन, हूण राजा तोरमाण, हूण राजा था हूण का। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर, हूणवंशी राजा था राजा तोरमाण, इसको किसने पराजित किया था, तो प्रकाश धर्मन ने। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का बता चुका हूँ, राजराज चोल ने प्रथम। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन की बातें बता चुका हूँ। अभिलेख जिसमें विधवा दहन की बात की गई है, तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, एरण कहाँ पर, सागर जिले में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें विधवा दहन का उदाहरण लिखा हुआ है। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर कब बैठा था, 15 वर्ष की आयु में। बिंबिसार वही जिसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी, किसकी, हर्यंक वंश की। राजगीर इसकी राजधानी हुआ करती थी, राजगीर। ठीक है ना, राजगीर, राजगीर तो आज नाम है राजगीर। ठीक है, राजगीर। बराबर पर्वत श्रृंखला जो कि बिहार के जहानाबाद में है वर्तमान में, ये यहाँ पर एक गोरखगिरी विजित, गोरखगिरी है। गोरखगिरी किसे जीता था, खारवेल के द्वारा। खारवेल कहाँ के थे, कलिंग के। ठीक, तो बराबर पर्वत श्रृंखला में एक स्थित एक पर्वत क्षेत्र, उसका नाम है गोरखगिरी। किसने जीता था उसको, खारवेल। खारवेल कहाँ के थे, कलिंग, कलिंग यानी उड़ीसा वाला क्षेत्र। फिर मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत क्या करता है, रेहला, रेहला इसका नाम है, उन्होंने लिखा था रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, अफ्रीका का देश है, रबात की राजधानी है। तो रेहला, उसका नाम एक और नाम को कहते हैं सफरनामा, सफरनामा। इस तरीके से आपका ये जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन है खत्म हुआ। वीडियो लंबी इसलिए हो गई क्योंकि हमने दो पेज एक साथ कवर किए, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर किए। थैंक यू।